तो स्टार्ट करते हैं आज का काम। कल हमने क्या किया था, याद है कुछ? परसों यस सर। कौन सा चैप्टर? थर्ड। थर्ड। क्या थर्ड। नाम था? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले या चर वाले देख लेना, रैखिक समीकरण युग्म। और इसमें से हमने कुछ शब्दों के मतलब समझ लिए थे। किस किस के? समीकरण और चर। समीकरण ये सीखा हमने, फिर उसके बाद चर सीखा हमने, और उसके बाद फिर हम दो चर तक पहुंच गए थे, है ना। यस सर। समीकरण में हमने सीखा कि जब भी राशियां आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, दो चीजें आपस में बराबर हैं, दो नंबर्स आपस में बराबर हैं, तो उसे हम समीकरण कहते हैं। उसको जब लिखा जाता है उस स्टेटमेंट को, उसे हम समीकरण कहते हैं। तो समीकरण बिल्कुल सिंपल सा है। जब भी आपको एक मैथ में कहीं भी एक स्टेटमेंट नजर आई जिसमें बीच में बराबर का निशान है, तो वो समीकरण बन जाएगा। ठीक है, ओके। जैसे हमने इसमें किया था 3 + 5 = 4 + 4, बन गया ना समीकरण। दोनों साइड बराबर है ना, इधर भी 8 है इधर भी 8 है। ओके। यस यस सर। सर। तो इस तरह से ये समीकरण है। लेकिन अगर हमें इसमें कोई नंबर की जगह हमें पता ना हो नंबर क्या है, तो उसकी जगह हम कुछ अक्षर का इस्तेमाल करते हैं। मान लो ये 3 पता नहीं होता, हमने ऐसे लिखा कि 5 में कुछ जोड़ा और वो 4 + 4 के बराबर बना। क्या जोड़ा वो हमें पता नहीं है, तो उसकी जगह हमने कुछ अक्षर लिख लिया, एक्स लिख लिया। तो अब हमारे पास ये जो समीकरण बना, इसमें एक चर आ गया। ये चर मतलब एक अज्ञात संख्या, एक नंबर जो हमें मालूम नहीं है। ओके, नहीं। तो इसे यस सर। हम चर कह लेते हैं। ये चर था यहाँ पर। और यहाँ पर अभी एक चर नजर आ रहा है इस समीकरण में। फिर हमने बात की ऐसे समीकरणों की बात करनी है इस चैप्टर में हमने जिसमें दो चर हो। दो चर का मतलब ये नहीं था कि ऐसे लिख दो। इसमें कितने चर हैं? एक। इसमें एक ही एक। चर है। एक चर है, और उस चर का नाम है एक्स। एक्स दो बार आया तो ये दो चर नहीं बन गए अलग अलग, ये ध्यान रखना। ये एक ही चर है, दो बार लिखा है हमने। ठीक है, एक ही नंबर होगा इसमें, जो भी होगा एक्स की जगह सेम नंबर आएगा दो बार। तो इसे हम दो चर का समीकरण नहीं कहेंगे, इसे हम एक चर वाला समीकरण कहेंगे। तो इस तरह के समीकरणों की बात नहीं है यहाँ पर। हमारे पास जो समीकरण है उसमें दो चर आएंगे, दोनों अलग अलग अक्षरों से लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बना हमारे पास समीकरण, इसमें हमारे पास दो चर हैं। कौन कौन से? एक्स और वाई। एक्स और एक्स वाई। और वाई। ये हो गए दो चर। तो हमारे चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो उसमें दो चर हमने समझ लिया, समीकरण समझ लिया। अब दो शब्द रह गए, रैखिक और युग्म। युगम। युगम नहीं है। मयंक युग्म। ने भी होमवर्क सेंड किया था तो उसमें युगम लिख दिया था ऐसे। युगम है या युग्म? युग्म। युग्म। युग्म क्या होता है, किसी को पता है? हिंदी का शब्द है, बहुत सिंपल सा, कई बार यूज होता है। पता है किसी को? नो सर। नो सर। एक एक मिनट बच्चा। अच्छा, युग्म किसी को पता है? नहीं पता? कभी नहीं सुना? हिंदी में कभी नहीं आया ये युग्म शब्द? पता नहीं है वो बात अलग है, कभी सुना है ये वर्ड? यस सर। कि देखा ही सुना ही पहली बार? युग्म का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं पेयर, हिंदी में आम भाषा में कहते हैं जोड़ा। जोड़े। सर जोड़े। उसी एक, अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो युग्म कह लेते हैं। आप बताओ क्या होता है ये, जोड़ा या पेयर, युग्म? जल्दी बताओ। अभी भी नहीं पता किसी को? सर संख्याओं को जोड़ना। जोड़ा, जोड़ा, पेयर। जोड़ना नहीं लिखा है, जोड़ा जोड़ी। नहीं पता? हाँ, तो ये नो बताओ ये सर। लिखा है, ये क्या लिखा? थोड़ा अलग लिखा है ये। क्या लिखा है ये?
A pair of shoes. क्या मतलब हुआ इसका? अ पेयर ऑफ शूज, जूतों का जूतों का जोड़ा. जोड़ा। अब बताओ जूतों का जोड़ा का क्या मतलब है? दो दो जूते। जब जूते खरीदने जाते हो तो आप पेयर खरीदते हो, जोड़े में खरीदते हो या एक अकेला खरीदते हो? सर पेयर में. हाँ, तो पेयर को ही जोड़ा कहते हैं। जोड़ा का मतलब है दो चीजें, दो चीजों का एक ग्रुप। ठीक है। Yes sir. तो युग्म का मतलब है अ ग्रुप ऑफ टू, दो चीजों का समूह। ठीक है, क्लियर Yes हो गई? sir. हाँ, Yes sir. दो चीजों का समूह उसे हम जोड़ा युग्म पेयर कहते हैं, दो चीजों का समूह। अब यहाँ किसका समूह आ रहा है? जैसे अभी हमने बोला जूतों का जोड़ा, जूतों का युग्म कह सकते हैं उसको। यहाँ पर जूतों के युग्म की बात नहीं है, किसके युग्म की बात है? समीकरण. समीकरणों का युग्म है यहाँ। तो समीकरण युग्म का क्या मतलब हो गया? समीकरण का जोड़ा. हाँ, समीकरण का जोड़ा। यानी कि कितने समीकरण होंगे इसमें? जोड़ा. कितने दो. समीकरण? दो। दो समीकरण। तो दो यहाँ पर सर. हमारे पास जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, आप एक्सरसाइज में देख सकते हो क्वेश्चंस, तो वहां दो दो समीकरण नजर आएंगे आपको। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन, दो समीकरण होंगे। जैसे मैं लिखूं 2x+3y बराबर 5, फिर मैंने लिखा x-y बराबर 6। तो यहाँ पर मैंने कितने समीकरण लिखे? दो। दो समीकरण लिखे। ये दो समीकरण का पूरा एक जोड़ा बना, एक युग्म। ठीक है, समझ गए? Yes यस sir. सर। Yes sir. तो ये देखो इसमें चर कितने हैं? अब समीकरण युग्म भी हो गया, चर कितने हैं यहाँ पर इस पूरे दो. युग्म में? दो ही चर है ना, एक x और एक y। तो ये जो Right. समीकरण युग्म है यहाँ पर, इसमें दो चर है, ये है ना। तो इसे हम कह सकते हैं दो चर वाला समीकरण युग्म, कह सकते हैं ना इसको। Yes sir. ये दो चर वाला समीकरण युग्म है। लेकिन एक शब्द और रह गया। जोड़ा तो समझ गए, दो चर भी समझ गए, समीकरण भी समझ गए। तो दो चर वाला समीकरण युग्म बन गया, लेकिन अभी चैप्टर का पूरा नाम कंप्लीट नहीं हुआ। क्या रह गया अब? रैखिक. रैखिक। अब एक शब्द रह गया जिसका मीनिंग हमें देखना है, वो है रैखिक। तो रैखिक का क्या मीनिंग होगा, क्या लगता है तुम्हें? जल्दी बताओ, क्या लगता है किस शब्द से बना होगा रैखिक? इससे मिलता जुलता कोई शब्द हो जो सुना हो आपने? मौखिक। मौखिक। मौखिक तो अलग चीज होगी ना। शुरुआत में यही कोई अक्षर हो जो इसमें है। रेखा. रेखा, सॉरी, रेखा। जैसे आपने अभी मौखिक बोला ना, मौखिक। तो मौखिक बना है मुख से, मुख से बना मौखिक। मुख मतलब हमारा मुंह, माउथ। ठीक है, तो मुंह से बोलने वाली चीज को हम मौखिक कह देते हैं कि मौखिक है, ओरल। ठीक है, मुख से बना मौखिक, मुख वाला। वैसे ही रेखा से बना रैखिक. रैखिक। रैखिक. ठीक है, तो यहाँ पर रेखा वाली क्या बात आ गई, अब वो देखना पड़ेगा हमें। यहाँ पर तो रेखा कहीं नजर आ रही है आपको? जब भी हम समीकरण लिख रहे हैं तो इसमें रेखा की तो कोई बात नहीं आ रही है ना। लेकिन फिर भी हमारे चैप्टर का नाम है रैखिक समीकरण। तो अब ये रैखिक समीकरण क्या है वो देखना है। रैखिक समीकरण, ग्राफ पता है आपको? ग्राफ सीखे होंगे आपने पिछली क्लासेस में, ग्राफ बनाना। Yes sir. तो जब ग्राफ बनाते हैं ना, तो अलग अलग टाइप के ग्राफ बनते हैं जब समीकरणों के ग्राफ बनाते हैं। अभी तक जो ग्राफ आपने सीखे हैं वो आपने वैसे किए हैं। उसमें आपको सांख्यिकी जो डेटा हैंडलिंग वाला चैप्टर था, उसमें आपने बार ग्राफ बनाए होंगे, आयत चित्र, दंडालेख वगैरह। वैसे ही ग्राफ में समीकरणों के भी ग्राफ बनते हैं। तो अलग अलग टाइप के समीकरणों की अलग अलग टाइप की रेखाएं आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे समीकरणों की बात कर रहे हैं जिनका ग्राफ एक सीधी रेखा है, इसलिए यहाँ पर रेखा है। ठीक है, कुछ समीकरण ऐसे होते हैं उनका ग्राफ ऐसा बनता है, तो इस तरह की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ग्राफ जब बनेगा हमारा तो उसमें सीधी सीधी रेखा बनेगी, उस तरह के समीकरणों को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। समझ गए?
रैखिक समीकरण Yes, sir. Yes, sir. जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऐसे इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में इसे Yes, sir. आलेख कहते हैं। Yes, sir. तो आलेख जब बनेगा इस तरह के समीकरणों का, वो सीधी रेखा या सरल रेखा कहते हैं ना उसे, तो सरल रेखा बनेगी वो। ठीक है, ओके। Yes, sir. लेकिन ये तो हुआ कि हाँ। जब ग्राफ बनाएंगे तब पहचान पाएंगे, बिना सर। ग्राफ के कैसे पहचाने? बिना ग्राफ के भी सरल रेखा बनाने की जरूरत नहीं है, वो बिना बनाए भी हम पहचान सकते हैं कि सरल रेखा बन रही है कि नहीं बन रही है। कैसे पहचाने? उसके लिए घात देखनी होती है। जैसे मैंने ये समीकरण लिखा है x + y = 5, तो यहाँ x के ऊपर घात कितनी है और y के ऊपर घात कितनी है? 0. 0। Sir, 1. 1 होती है, 1। x की घात 0 का मतलब तो हो गया कि x है ही नहीं, सिर्फ वो 1 रह जाएगा। ठीक है, जब कोई अक्षर लिखा हुआ है, कोई अंक लिखा हुआ है, तो उसकी घात 1 होगी। तो यहाँ पर घात 1 1 होगी। तो सरल रेखा ग्राफ में तभी बनती है जब घात जो हो ना चरों की, वो 1 हो। सभी चर जितने भी आए उनकी घात 1 ही होनी चाहिए, 1 से ना कम ना ज्यादा। ओके, यस सर। Yes, sir. तो अब Yes, देखो sir. यहाँ पर हमने जितने भी समीकरण लिखे उनमें घात कितनी थी? इसमें क्या थी घात? x की। 1. तो ये भी रैखिक एक। समीकरण है। इसमें जो चर आ रहे हैं x x 2 बार आ रहा है, दोनों में घात कितनी है? 1 1 ही है ना। 1. यस सर। तो ये भी रैखिक समीकरण है। ये जो समीकरण लिखा है इसमें घात कितनी है x और y की? 1. 1 1। तो ये भी रैखिक समीकरण है। यहाँ जो दो समीकरणों का युग्म लिखा है, इसमें दोनों समीकरणों में x y की घातें क्या क्या है? 1 1. 1 1 है। तो ये भी रैखिक समीकरण है। तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बिना बनाए आप डायरेक्ट देख के पहचान सकते हो रैखिक समीकरण है या नहीं है। अगर मैं ऐसे लिख दूं समीकरण की x की घात 2 + y = 5, तो ये रैखिक समीकरण है क्या? No, sir. ये रैखिक समीकरण नहीं है। यह समीकरण क्या नहीं है? रैखिक नहीं है। रैखिक नहीं है। क्यों नहीं है? कैसे पहचाना आपने? सर क्योंकि इसमें x की जो घात है वो 2 है। हाँ, रैखिक समीकरण के लिए कितनी होनी चाहिए? 1. 1 होनी चाहिए। तो रैखिक समीकरण में जितने भी चर आए, चाहे वो 10 चर आए चाहे 100 चर आए, सबकी घात 1 ही होनी चाहिए, तभी वो रैखिक समीकरण बनता है। ओके, यहाँ पर हमारे पास 10 चर नहीं आएंगे, हमारे Yes, पास sir. कितने चर आएंगे? यहाँ कितने चर आएंगे? 2. 2 चर आएंगे। हमारा ये जो चैप्टर है इसमें 2 चर हैं, तो 2 ही चर होंगे। कितने समीकरण होंगे? 2. 2 समीकरण होंगे, क्योंकि समीकरणों का युग्म है। 2 चर होंगे, Yes, sir. 2 समीकरण होंगे, और वो समीकरण रैखिक होंगे, यानी कि उसमें जो 2 चर आ रहे हैं उनकी घात 1 1 होगी। 1 होगी। ठीक है, सबकी घात 1 1 होगी उसमें। तो अब ये चैप्टर का नाम कंप्लीट हुआ। ओके, क्लियर? Yes, sir. Yes, तो sir. अब हमारे पास ये चैप्टर का नाम कंप्लीट हो गया, 2 चर या चरों जो भी है वाले रैखिक Yes, समी sir. युग्म। तो ये अब हमारे पास चैप्टर का नाम कंप्लीट हो गया। अब समझ में आ गया ना क्या है इस चैप्टर का नाम, Yes, और sir. इसमें हर एक शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, तो अब बताओ मुझे, एक बताओ 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक एग्जाम्पल बनाओ कोई। बनाओ जरा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, कुछ भी बोलो। X plus 2y is equal to 6 हाँ, हो गया और कंप्लीट क्या? no sir 2x plus 3y is equal to 9. नहीं। अब देखो ये 2 चर हैं इसमें कि नहीं, सब चीजें चेक करना, 2 चर हैं कि नहीं। Yes sir. बाकी Yes, भी बोल sir. सकते हैं, बाकी सब बोलो 2 चर हैं। उसके बाद समीकरण कितने हैं, युग्म है कि नहीं, 2 समीकरण है कि नहीं? Yes यस sir. सर। तो 2 Yes, समीकरण भी sir. हैं। ठीक है, और रैखिक है कि नहीं?
यस सर। रैखिक भी है क्योंकि सबकी घात एक एक आ रही है। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बन गया ये। ठीक है, एक और लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं अब, इसमें बताना। यस सर। ये यस सर। ये भी है ना दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। यस सर। क्या यस सर। क्या क्या चर है यहाँ पर? यस सर। एस टी। एस और टी, यहाँ एस पर और पी। चर आ रहे हैं, और दो समीकरण भी आ रहे हैं, समीकरणों का युग्म बन गया, और रैखिक भी है क्योंकि एस और टी दोनों की घातें चारों जगह एक 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 है। एक एक। थर्ड, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। ये ये समीकरण युग्म जो है ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। नो सर। क्यों नहीं है? सर क्योंकि इसमें 3 चर है। तीन चर हैं, कौन कौन से? आर आर वाई और एक्स। हाँ, तो आर एक्स वाई तीन चर आ गए, तो इसलिए ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ दो चर नहीं है। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गई इतनी बात? यस सर। यस यस सर। अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का करना क्या है, हमने वो देखना है। हमने यहाँ पर समीकरणों को हल करना है हमने। ठीक है, अब ये समीकरण होता क्या है, मैंने जब भी आपकी यहाँ जब आपके स्कूल लग रहे थे तब भी मैंने आपको कहा था कि ये जरूर पूछना है कि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसका लाइफ में यूज क्या होगा, बोला था ना? यस सर। तो यस सर। हमने पिछला चैप्टर जो क्या किया होगा? प्रायिकता, तो उसमें हमने सीखा कि यूज क्या होगा। उसमें हमने देखा कि किसी भी कोई भी घटना होती है तो उसके होने के चांस कितने हैं। अगर कोई कंट्री क्रिकेट मैच जैसे ऐसी कोई भी गेम खेल रही है तो उसमें कंट्री के जीतने के चांस कितने हैं, वो प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस तरह से अलग अलग हमने उसमें क्वेश्चन भी देखे थे कि डेली लाइफ में हम उसका कैसे यूज कर सकते हैं। वैसे ही ये समीकरण जो है इनका भी डेली लाइफ में बहुत यूज है। कहाँ यूज है? सबसे सिंपल एग्जाम्पल है कि जब आपको कोई नंबर पता ना हो, वो पता करना है, तो आप समीकरण बनाकर पता कर सकते हो। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल हुआ, आपसे पहेली पूछी जाए तो उसको आप समीकरण बना के हल कर सकते हैं। जैसे मैं एक पहेली पूछता हूँ अभी, देखना जरा कि गैस कर पाते हो कि नहीं, तुम कि नहीं। बहुत सारी ऐसी पहेली होती हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में भी आती हैं, या आप एक दूसरे से पूछते भी होंगे। अभी करना, जो मैं बोलता जाऊं वो ध्यान से सुनना। ठीक है, मेरे मन में एक नंबर है, मैंने एक नंबर सोचा हुआ है। सुन रहे हैं ना सभी ध्यान से? यस 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 सर। सर। मैंने एक नंबर सोचा हुआ है। ठीक है, वो नंबर क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपने लास्ट में बताना है, लेकिन मैं उसमें कुछ गुणा भाग प्लस माइनस करूंगा और फिर लास्ट में आंसर क्या है वो आपको बताऊंगा। आपने वो नंबर बताना है, मैंने नंबर क्या सोचा था। मैंने एक नंबर सोच लिया है, उस नंबर को मैंने डबल किया। सुन रहे हो ना ध्यान से? नंबर को यस मैंने सर। डबल यस। किया। डबल करने के बाद उसमें मैंने 6 जोड़ा। 6 जोड़ने के बाद जो मेरे पास नंबर आया उसको मैंने 5 से गुणा किया, और अब मेरे पास आंसर आ गया 50। मैंने एक नंबर सोचा था, उस नंबर को मैंने डबल किया। डबल करने के बाद उसमें मैंने 6 जोड़ा। 6 जोड़ने के बाद जो नंबर आया उसको मैंने 5 से गुणा किया। 5 से गुणा करने के बाद मेरे पास 50 आ गया। मैंने क्या नंबर सोचा होगा? सर चार। 25। सर 4। 4, मयंक कह रहा है 4। 25 कौन बोल रहा था? सर वर्षा। भूमिका। वर्षा। सर मैंने नहीं बोला 25। किसने बोला था 25? सर भूमिका ने। भूमिका। ठीक है, और औरों को क्या लग रहा है? जल्दी बताओ। 4 कैसे हो सकता है मयंक? कैसे किया आपने? 4 डबल करो, कितना हो गया? पहला स्टेप था डबल करना है।
डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? सर वो 8 नंबर 2 था। 8 हो जाएगा। पहले इसको चेक कर लेते हैं। वर्षा ने बोला है 2। फिर उसके बाद मैंने बोला उसमें 6 जोड़ना है, +6 किया, तो +6 करके कितना बन जाएगा मयंक? जल्दी बताओ। सर 14। 14। फिर उसके बाद मैंने उसमें बोला था कि 5 से गुणा किया। ओहो, ये नंबर 2 हुआ सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में मैंने उसमें 5 से गुणा किया, तो 14 को 5 से गुणा करें तो 14 पंजे 70। तो आंसर सर 70 आना था। मेरा आंसर तो 50 है। 50 है। तो क्या लगता है कौन सा वाला करेक्ट होगा? सर 2 ऐसा ही। 25 से करेंगे दो तो ये और बड़ा बन जाएगा। 2 से करके देखो, 2 से हो दो जाएगा। सबसे पहला स्टेप, डबल करो 2 का, 4। 4। सेकंड स्टेप, 6 प्लस करो। 10। फिर थर्ड स्टेप में 5 से मल्टीप्लाई, 5 से गुणा, 50। 10 पंजे 50, तो 50 आ गया। ये करेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पर आपने 2 बता दिया वर्षा ने, बाकी नहीं बता पाए, 4 और 25 बताया। तो वो गैस किया, अंदाजा लगाया आपने। वर्षा आपने कैसे किया? सर मैंने सॉल्व किया सम को। कैसे? सर आपका आंसर पहले 50 आया था, हाँ तो मैंने उससे पहले आपने बोला कि आपका जो आंसर आया आपने उससे 5 से मल्टीप्लाई किया हाँ था, हाँ, तो मैंने उसे 50 से जो है वो डिवाइड कर लिया और आंसर आया मेरा 10। 5 से डिवाइड कर और लिया, 10 आ गया। फिर आपने बोला कि आपने उसमें 6 प्लस किया था, हाँ तो जो आंसर आया मैंने उससे 6 माइनस कर दिया। हाँ, तो आ गया 4। फिर आपने उस जो संख्या थी उसमें 2 जो है वो मल्टीप्लाई किया था, हाँ, तो आपने मैंने 2, उसको डिवाइड कर दिया तो आ गया फिर से, 2। मेरा आंसर जो आया। तो ये देखो क्या किया यहाँ पर वर्षा ने। वर्षा ने जो मैंने स्टेप्स बताए थे ऊपर से नीचे, मैंने जो नंबर था वो नहीं बताया था। वो नंबर कुछ था अननोन, अज्ञात, एक्स। लेकिन उसमें से लास्ट में जाकर क्या बनना है वो मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पर लास्ट में 50 बनेगा। ठीक है, तो मैंने ऊपर से नीचे तक चला। अब आपको ऊपर से नीचे चलें तो आपको पता ही नहीं किस नंबर से स्टार्ट करें। लेकिन अगर नीचे से ऊपर तक चलो, तीसरे स्टेप से, फिर दूसरे में, दूसरे से पहले में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि थर्ड स्टेप का तो आपको पता है ना नंबर क्या है। तो नीचे से ऊपर आप उल्टा काम करते जाओ। जो जो मैंने बोला था उसका 50 था, यहाँ मैंने बोला था 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो आप 5 से डिवाइड कर लो, 10 बच जाएगा। फिर उससे पहले वाले स्टेप में था 6 जोड़ा था, तो यहाँ पर 6 माइनस करके देख लो, -6, तो आपके पास बच जाएगा 4। यहाँ मैंने बोला था डबल किया 2 से गुणा, तो यहाँ पर आप 2 से भाग कर लो, आधा कर लो, तो आपके पास 2 बच जाएगा। समझ गए क्या किया यहाँ पर? तो यस उल्टा सर। स्टेप करके बहुत इजीली आप इस तरह के पहेलियों के आंसर बना सकते हो। ठीक है, इसी को करने का एक और तरीका हो सकता है समीकरण बना के। क्योंकि यहाँ पर जब भी अज्ञात संख्या आ गई तो समीकरण बन सकता है ना, चर आ गया वो। ठीक है, मैंने बोला मेरे मन में एक नंबर है, वो नंबर क्या है वो आपको पता नहीं है, तो उसको आप कोई चर ले लो, XYZ कुछ भी, तो मैंने X ले लिया। फिर मैंने कहा उसको डबल किया, डबल यानी कि 2 से गुणा, तो ये 2X बन गया। फिर मैंने उसमें 6 जोड़ा तो +6, इस तरह से लिख लोगे। फिर मैंने कहा उसको मैंने 10 से गुणा किया, तो 10 से गुणा इस तरह से हो जाएगी, और मेरा आंसर आ गया 50। तो क्या बन गया? ये समीकरण बन गया ना। यस सर। तो इस तरह Yes, से sir. जब भी हमें कोई नंबर पता ना हो तो उसको समीकरण बनाकर हम हल करें तो पता कर सकते हैं। समीकरण हल करना आपने पिछली क्लासेस में सीखा हुआ है, 6, 7, 8, 9 में सीखा हुआ है ना। यस सर। तो वो जो Sir. समीकरण आपने हल करना सीखे थे वो एक चर वाले थे। वहां कभी भी एक समीकरण में 2 चर नहीं आए, नहीं आए ना कभी भी। यहाँ जो इस क्लास में हम सीखेंगे इसमें 2 चर वाले समीकरण सीखेंगे, लेकिन होंगे इस तरह के समीकरण, वो रैखिक ही, तो उनको भी हल करने का सेम ही तरीका रहेगा लगभग। ठीक है, तो समीकरण बनाकर आप कोई भी नंबर जो आपको ज्ञात नहीं है वो ज्ञात कर सकते हो, पता कर सकते हो। अब ये तो छोटा लेवल हुआ। मैंने बोला कि छोटे लेवल से बहुत बड़े बड़े लेवल तक मैथ का यूज होता है। ठीक है, तो अब हमें जैसे यहाँ से मान लो सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजना है, उपग्रह जो धरती का चक्कर लगाएगा। मौसम विभाग में होते हैं जैसे ना, मौसम की जानकारी देने के लिए सैटेलाइट होते हैं, वो कैमरा से नजर रखते हैं पूरे धरती पर, कहाँ बादल आ रहे हैं, कैसी हवा चल रही है।
ठीक है, तो उससे मौसम का पता चलता है। तो वो धरती पर के चारों तरफ घूमने वाला सैटेलाइट यहाँ से रॉकेट लेकर जाएगा, तो कितनी स्पीड से लेकर जाएगा कि वो ठीक उस जगह पहुंच जाए जहां से वो धरती का चक्कर लगाना शुरू कर दे। ऐसा ना हो कि जरूरत से ज्यादा स्पीड बन गई और वो धरती से बाहर कहीं दूर चला जाए। तो उसके लिए हमें वो स्पीड पहले नहीं पता है, तो उसको हम एक्स मानकर एक समीकरण बनाएंगे और हल करेंगे, वहां से स्पीड का पता चल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? Yes, यस sir. सर। तो इस तरह से यस सर। छोटे छोटे लेवल से बड़े बड़े लेवल तक समीकरणों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, Yes, यस sir. सर। तो यहाँ हमने छोटे छोटे सिंपल सिंपल चीजें देखनी है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम डेली लाइफ की बात करेंगे कि आप दो बच्चे हैं, एक की उम्र दूसरे की उम्र से डबल है, और 5 साल बाद उनकी उम्र इतनी इतनी हो जाएगी, बताओ उनकी उम्र क्या है। तो यहाँ भी तो डेली लाइफ की बात हो गई ना। जब भी हमें अपने आसपास के, जब भी हम कुछ काम कर रहे हैं उसमें ऐसे नंबर की जरूरत पड़े जो हमें पता ही नहीं है, तो उसको आप समीकरण बनाकर पता कर सकते हो। ये इसका यूज है, इस समीकरणों को सीखने का। ठीक है, यस सर। तो Yes, यस sir. सर। यहाँ पर हम समीकरणों को हल करने के 4 तरीके सीखने वाले हैं। ठीक है, यही वाले 2 चर के वाले रैखिक समीकरण जो हैं, रैखिक समीकरण युग्म, इनको हल करने के कितने तरीके होंगे? 4. हल 4। करने की विधियां वो 4 आएंगी। नंबर 1, आलेखीय विधि। कौन सी? आलेख्य. आलेखीय विधि हिंदी में, सॉरी आलेखीय इंग्लिश में इसे ग्राफ मेथड कहते हैं या ग्राफिकल मेथड कहते हैं। तो यहाँ ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, ग्राफ पेपर की। ठीक है, तो समीकरणों Yes, को हमने पहले भी बोला कि ये जो रैखिक समीकरण है इनका ग्राफ बनाते हैं तो सीधी सीधी लाइनें बनती हैं। 2 समीकरण है तो 2 सीधी लाइनें बनेंगी और फिर उससे हम उसको हल करते हैं। दूसरा तरीका आता है प्रतिस्थापन विधि। कौन सा? प्रतिस्थापन विधि. प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि। मतलब होता है एक की जगह दूसरे को डाल देना, ट्रांसफर करना एक तरीके से। ठीक है, एक की जगह Yes. दूसरे का यूज करना। तो कैसे करते हैं वो देखेंगे हम बाद में। ये चारों मेथड आपके सिलेबस में चारों सीखने हैं। तीसरा है विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन, विधि. विलोप का मतलब होता है गायब कर देना या गायब हो जाना। तो एक्स वाई 2 चर आ रहे हैं ना, 2 में से एक को हम गायब कर देंगे तो उससे हल करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह के मेथड को कहते हैं हम विलोपन विधि। ओके, Yes, sir. और चौथा आएगा वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, विधि. वज्र गुणन को इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस मतलब तिरछा, आमने सामने तिरछा गुणा करके फिर वहां से हल निकाला जाता है। तो ये 4 तरीके हैं, चारों बहुत इजी इजी सिंपल से हैं। तो ये चारों तरीके हमने सीख लिए तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। बस इतना सा काम है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, पहला हमारा काम होगा समीकरण बनाना। कुछ एक्सरसाइज इसमें ऐसी हैं जिसमें आपको समीकरण पहले से दिए हुए हैं, तो वहां सिर्फ हल करना है। तो इन 4 में से जिस मेथड से आपको बोला होगा, जिस विधि से हल करने को बोला होगा, उस विधि से हल करना है। और कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको समीकरण दिए नहीं होंगे, उसमें वैसे बोला होगा जैसे मैंने अभी बोला कि एक की उम्र दूसरे की उम्र से इतना, ऐसे ऐसे आपको कुछ बातें बोली होंगी, उसके हिसाब से आपको समीकरण भी बनाना पड़ेगा, फिर उसको हल भी करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए फिर चारों में से कोई एक विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो ये 4 मेथड्स हमने सीखने हैं कल से। ठीक है, सबके लिए 2-2 दिन लगाएंगे तो 4 मेथड के लिए 8 दिन लग जाएंगे। तो हफ्ते भर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो सकता है, हफ्ते 1.5 हफ्ते में। ठीक है, लेकिन Yes, आपके sir. ऊपर है कि आप कितना ज्यादा करते हो इसमें, क्योंकि एक्सरसाइजेस काफी आएंगी इसमें। तो इसलिए आपका थोड़ा लंबा टाइम भी लग सकता है, लेकिन ज्यादा करना है। मैं आपको मेथड सिखा दूंगा तो उस मेथड के आप सारे क्वेश्चन आप एक साथ कर सकते हो। ठीक है, तो आज नहीं करने हैं हमने ये, हम कल करेंगे। चारों मेथड्स के नाम आपने नोट कर लेने हैं, ये जितना मैंने कराया इसमें से आपको ये चीजें आपने कुछ कर ही ली थी। आज हमने बस रैखिक और युग्म 2 शब्द सीखे। युग्म वाला ये जो लिखा है यहाँ पर, ये वाला नोट कर लेना। ठीक है, और उसके बाद रैखिक का मतलब क्या है वो नोट कर लेना। रैखिक समीकरण का मतलब है कि सरल रेखा घात एक होगी। ठीक है, उसके बाद फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल बनाए ना हमने, ऐसे आपने 10 एग्जाम्पल बनाने, ये होमवर्क है। ठीक है,
दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने बनाने? 10 उदाहरण बनाने। 10 10 ठीक है, 10 उदाहरण लिखने हैं आपने। इसी तरह के 2 ये लिख दिए, बाकी 8 और लिख लेना। ये तीसरा नहीं है इसमें। अच्छा, और उसके बाद फिर ये लिख लेना इनको हल करने की विधियां। 4 विधियां हैं, ये चारों विधियों के नाम नोट कर लेना। ओके, यस सर। ये इंग्लिश Yes, sir. करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख लेना। आलेखीय विधि, ग्राफ विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधि। जब करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, नाम भी आपको याद हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही है, बाकी हम करेंगे कल। तो कल मिलते हैं। अभी कुछ बच्चे बढ़ भी गए हैं तो उनके मैं नोट कर लेता हूँ नाम। अब कौन कौन आ गए अभी।